गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक इन माय क्लास रॉयल कॉमर्स। बच्चों, रॉयल कॉमर्स में अभी कई सब्जेक्ट्स की सीरीज चल रही है कॉमर्स की। आज जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स के सीरीज की दूसरी क्लास है, जहां पर हम लोग सीखेंगे कि एक कंपनी किस तरह से टैक्स का पेमेंट करती है, यानी कि कंप्यूटेशन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। बच्चों, कंप्यूटेशन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स को समझने से पहले कुछ बेसिक चीजों की जानकारी होना आपको जरूरी है। तो उसी के क्रम में हम लोग देखते हैं कि टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनियां कितने तरह की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो इस बात को आप लोग ख्याल रखेंगे। क्या हो गया यहाँ पर? टाइप्स ऑफ कंपनी। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब हम लोग कंपनी का टाइप समझेंगे तभी हम लोग उस पर टैक्स के रेट को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं। सबसे पहली कंपनी हम लोग देखेंगे इंडियन कंपनी। बच्चों, इंडियन कंपनी वो कंपनी है जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ है, यानी कि जिसका हेड ऑफिस इंडिया में है, उस कंपनी को हम लोग इंडियन कंपनी कहेंगे। सेकेंडली हम लोग आ रहे हैं फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी बच्चों, फॉरेन कंपनी वो कंपनी है, जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है, ये विदेशी कंपनी है जिसका हेड ऑफिस इंडिया के बाहर है और वो इंडिया में वर्क कर रही है। तो इस कंपनी को हम लोग फॉरेन कंपनी कहेंगे, यानी कि कंपनी को हम लोग कैटेगरीज दे रहे हैं इसके रजिस्टर्ड ऑफिस के बेस पर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। थर्ड हम लोग आ रहे हैं, जो कंपनी है वो है डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी बच्चों, डोमेस्टिक कंपनी वो कंपनी है जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ है और जिसका समस्त कारोबार जो है वो इंडिया में ही है, इंडिया से बाहर नहीं है। तो इस कंपनी को हम लोग डोमेस्टिक कंपनी कहेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ, जो है क्या? पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी। बच्चों, पब्लिक सेक्टर कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 617 के अंदर रजिस्टर्ड हुई है, उसके रेगुलेशंस को फॉलो करती है, उसको हम लोग पब्लिक सेक्टर कंपनी कहते हैं। यानी कि वो कंपनी जिसमें पब्लिक अपना शेयर जो है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, वहां का शेयर खरीदती है। ठीक है, तो उस कंपनी को हम लोग पब्लिक सेक्टर कंपनी कहेंगे। अब इसी क्रम में हम लोग आएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कंपनी हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। देखिए बच्चों, ये क्या कंपनी है? ये भी कंपनी की कैटेगरी है, यानी कि कोई कंपनी ऐसी है जो किसी दूसरे कंपनी में कम से कम 20% वोटिंग राइट रखती है। यानी कि क्या मैंने बताया? 20% वोटिंग राइट रखती है, तो उस कंपनी को हम लोग कंपनी हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कहेंगे। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। पब्लिक आर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, जब ध्यान से समझिए, किसी भी अगर कैटेगरीज में प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो यहाँ भी हम लोग समझ लें कि वैसी कंपनी जिसमें पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है ना, इसमें हम लोग कोई भी कंपनी जिसका वोटिंग राइट 50% है किसी कंपनी में, तो हम लोग उसको पब्लिक आर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की कैटेगरीज में रखेंगे। इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं बच्चों, जो कंपनी एक्ट
2013 कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 25 में जो नियम दिया गया है, उस नियम के तहत जो कंपनी को स्टेबल किया गया है उसे हम लोग कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, और भी हम लोग नेक्स्ट एक और इसका हम लोग बारे में जान लें कि जिसमें कम से कम 40% गवर्नमेंट का 40% गवर्नमेंट का शेयर है, तो हम लोग उसको इस कंपनी के कैटेगरीज में रखेंगे बच्चों। तो यहाँ आप लोगों ने क्या देखा, 6 तरह की कंपनियां। अब एक बेसिक आप लोग आपको मालूम होना चाहिए कि एक हम वर्ड यहाँ पर लिख रहे हैं, वाइडली हेल्ड कंपनी, और एक वर्ड हम लिख रहे हैं जो है वो क्या है, क्लोजली हेल्ड, क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या है। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये 2 वर्ड हम आप लोगों को लिख रहे हैं, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए आप कि ये है क्या। वाइडली हेल्ड कंपनी पब्लिक कंपनी को कहते हैं, पब्लिक कंपनी को कहते हैं, ठीक है। और जहां पर क्लोजली हेल्ड कंपनी आएगा वो क्या हो जाएगा, प्राइवेट कंपनी हो कहलाएगा। तो कहीं पर भी क्वेश्चन में अगर वाइडली हेल्ड कंपनी है तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो है पब्लिक कंपनी की बात कर रहा है, या फिर क्लोजली हेल्ड शब्द का वर्ड यूज कर रहा है, समझ लीजिए कि प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा है। तो ये 2 वर्ड के बारे में आपको जानना जरूरी है। आइए हम लोग देखते हैं, हम लोगों को कुछ और एक और बेसिक बात तो आपको यहाँ पर जानना होगा, रेसिडेंशियल स्टेटस। बच्चों, कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस आपको जानना होगा, और रेसिडेंशियल के स्टेटस के बेस पे कंपनी को हम लोग 2 कैटेगरीज प्रोवाइड करते हैं। पहला क्या है, वो कंपनी जो रेसिडेंट है, रेसिडेंशियल कंपनी है, रेसिडेंट, और नॉन रेसिडेंट, यानी कि रेसिडेंशियल स्टेटस के बेस पे कंपनी को 2 तरह के कैटेगरीज में रखा गया है, इसको रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट्स कहते हैं। तो रेसिडेंट जो कंपनी है इस पर टैक्स जो है वो लगेगा, नॉन रेसिडेंशियल कंपनी के ऊपर टैक्स लगेगा, निवासी अनिवासी, ठीक है, हिंदी में हम लोग इसको कहेंगे बच्चों। ठीक है, अब ये कुछ बेसिक बातें तो आप लोगों ने सीख लिया। अब मैं इसे इरेज करती हूँ और मैं आगे बढ़ती हूँ। बेसिक बातों में आप लोगों को कुछ रेट्स, ये सब तो बेसिक बातें आप लोगों ने समझ लिया, कंपनी कितने तरह की होती है और रेसिडेंशियल बेस पे कंपनी को कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप समझोगे कि कुछ रेट्स के बारे में मैं आपको बतलाऊंगी, फिर मैं अपने मेन टॉपिक पर आऊंगी बच्चों। तो यहाँ आप देखिएगा, रेट ऑफ टैक्स, कुछ रेट्स जो है वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी आपको, इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी के बेस पे कुछ रेट्स जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बतलाने वाली हूँ। सबसे पहले आपका रेट आपको जानना होगा डिस्ट्रीब्यूटेड लिख दीजिए, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के ऊपर। अगर कोई कंपनी जिसको जो अपना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, यानी कि क्या किस तरह से कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो डिविडेंड के रूप में जो है वो अपना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है बच्चों। एकदम शांत से यहाँ पर समझिए, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। कंपनी जो है वो जो भी पैसा कमाती है उसको वो अपने शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है ना। तो उस पर जो कंपनी डिविडेंड देती है उस पर कंपनी क्या टैक्स देती है, तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि रेट जो होगा
डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पर कंपनी 15% टैक्स देती है। यहाँ पर ये जो रेट है किसका रेट है, तो टैक्स का रेट है। यहाँ पर आप जो है वो जानोगे सरचार्ज। तो कंपनी इस पर 12% सरचार्ज पेमेंट करती है। अभी आपसे बने रहिए, हमको एक एक करके आपको सारी चीजें बताएंगे। और फिर क्या है, एजुकेशन सेस। बच्चों एजुकेशन सेस 4% कंपनी पेमेंट करती है किस पर, तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी कि डिविडेंड के ऊपर। अब यहाँ पर डिविडेंड की जब बात हो रही है तो इसके बारे में कुछ अगर जान लिया जाए तो हर्ज नहीं होगा, क्योंकि ये भी हमारा जो पढ़ रहे हैं ना अभी, वो केवल सब्सक्रिप्टिव बेस पे ही नहीं, ऑब्जेक्टिव बेस पे भी हमें नॉलेज दे। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि जो भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, ठीक है, तो उसके 40 डेज के अंदर उन्हें डिविडेंड का पेमेंट कर देना होगा। यानी 40 डेज के अंदर उसे पेमेंट कर देना होगा, किसका, डिविडेंड का। यानी कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया कि पेमेंट हम अपने जो शेयर होल्डर्स को देने वाले हैं, डिविडेंड हम देने वाले हैं। तो डिविडेंड देने के 14 दिन के अंदर डिविडेंड का पेमेंट हो जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में आता है। कुछ बातें और देख लीजिए कि जो डिविडेंड है बच्चों, वो क्या होता है कि डिविडेंड जो है वो, हाँ, इस पर अगर कंपनी 40 ये समझ लें कि 14 दिन के अंदर अगर वो कंपनी नहीं पेमेंट करती है तो 1% पर मंथ, ये जरूर ध्यान रखिएगा, पर मंथ के हिसाब से वो इंटरेस्ट का पेमेंट करती है, इंटरेस्ट का पेमेंट करती है बच्चों। ठीक है, तो डिविडेंड को लेकर के आप ये बातें ध्यान में रखना है। और एक बात क्या याद में ध्यान में आपको रखना है कि डिविडेंड का सेक्शन क्या होता है। तो डिविडेंड का सेक्शन देख लीजिएगा, 2 सबसेक्शन 22, ए भी होता है, बी भी होता है, ठीक है, और सी भी होता है, डी भी होता है, सी एंड डी। यहाँ पर हम लोग आगे जब जाएंगे तो डिविडेंड के एक और सेक्शन के बारे में बतलाएंगे जो ई के बारे में बतलाएगा। ठीक है ना, जहां पर आपने सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की जो बात हम लोगों ने टाइप्स को देखा था, वो वहां पर हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हमको उसकी जरूरत नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 के ई को हम लोग नहीं देख रहे हैं। ये ई तक पूरा जाता है। ये सेक्शन के अंदर डिविडेंड्स की पॉलिसीज के बारे में सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप कुछ रेट्स और आप लोग को ध्यान रखना होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अगर कंपनी को किसी भी तरह का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, ठीक है ना, तो उस पर कंपनी को 15% टैक्स का पेमेंट करना होगा। ठीक है ना, और ये जो है वो सेक्शन 111A है। ठीक है, कुछ बातें और देख लीजिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है बच्चों, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो क्या है कि ये सेक्शन 112 है, इसका सेक्शन 112 है। यहां पर आप देखोगे कि 10% से लेकर के 20% तक आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पेमेंट जो होगा टैक्स का पेमेंट करेंगे। आइए आते हैं कुछ और चीजों में, जैसे कि अगर हो गया लॉटरी हो गया, ठीक है ना, हॉर्स रेस जो है वो अगर कंपनी वो अगर करती है तो हॉर्स रेस हो गया, लॉटरी हो गया, जिस पर 30% टैक्स का पेमेंट करना होता है। तो कंप्यूटेशन हम लोग जब करेंगे तो हम लोगों को इन रेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, और भी अगर हम लोग बात करें अदर इनकम के बारे में, अदर इनकम की बात करेंगे तो इस पर भी 30% टैक्स लगती है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ हो गई बेसिक बातें। अब हम लोग आएंगे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
हम लोगों को होनी चाहिए जब हम कॉर्पोरेट टैक्स का कंप्यूटेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आएंगे कि कॉर्पोरेट टैक्स का कंप्यूटेशन कैसे करते हैं उस टॉपिक पर। तो हमारा हेडिंग हो जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आप देखोगे कि अब कुछ बातें और भी आपको यहाँ जाननी होंगी। वो क्या है? वो ये है जिसको आप लोग जानते हो, क्या है कि इनकम का सोर्स ऑफ इनकम, हमने यहाँ पर लिख दे सोर्स ऑफ इनकम। पहले तो हमको सोर्स ऑफ इनकम जानना होगा कि होता क्या है। आप लोगों ने डायरेक्ट टैक्स में पढ़ा है कि इनकम के 5 सोर्स, इनकम फ्रॉम एचटी यानी कि हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन इन बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम सीजी यानी कि कैपिटल गेन, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, बिजनेस हो, इन सभी में इनकम के कैटेगरीज को इन 5 भाग में ही बांटा गया है बच्चों। यानी कि ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि टैक्स जो है वो किस पर लगता है? इनकम के ऊपर लगता है। और टैक्स को काटने के लिए हमको टैक्स अगर हमको डिडक्ट करना है, कंप्यूट करना है, तो हमें ये बात मालूम होना चाहिए कि हमें इनकम क्या हो रहा है। ठीक है ना? तो इनकम को जानने, इनकम को कैटेगरीज वाइड किया गया है। जब हम इन 5 हेड से इनकम को मतलब देख लेते हैं कि हमें कितना इनकम हो रहा है, तो इसे हम लोग ऐड करते हैं इन सभी को, और हम लोग क्या निकालते हैं? टोटल इनकम। ठीक है बच्चों, ये चीजें आप लोग ध्यान रखोगे। लेकिन क्या है कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसी कंपनी के बारे में। तो कोई कंपनी है, अपनी कोई सैलरी नहीं हो सकती, यानी कंपनी का सैलरी नहीं हो सकता। कंपनी खुद से एक बिजनेस है। तो जब हम लोग कंपनी का टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो हम इस वाले कैटेगरीज को यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी के कैटेगरी को ध्यान में नहीं रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पर कि इनकम का केवल 5 ही सोर्स होता है, छठा सोर्स नहीं होता। तो हम लोग कभी भी टोटल इनकम को कैलकुलेट अगर करते हैं तो हमें इसी 5 सोर्स की तरफ जाना होगा। लेकिन हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर किसी कंपनी या किसी पर्सन का अगर हम लोग किसी पर्सन का अगर हम लोग टोटल इनकम निकाल रहे होंगे, तो यहाँ पर हम लोग को 5 हेड वर्क करता है। ठीक है ना? यानी कि वो पर्सन सैलरी अर्न कर सकता है, उसके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, हाउस है, तो उसको वो रेंट पर दे करके रेंट अर्न कर सकता है। अगर वो कोई बिजनेस करके प्रोफेशन से जो है वो इनकम जनरेट कर सकता है। अगर उसकी कोई प्रॉपर्टीज है तो उसको बेच करके वो अपना इनकम जनरेट कर सकता है, या फिर उसे लॉटरी से या फिर हॉर्स रेस से, किसी का कार्ड गेम से तो उसे कुछ इनकम हुआ है, या फिर अदर सोर्स में और भी कई कैटेगरीज है तो उससे इनकम हुआ, तो हम लोग 5 हेड वहां पर वर्क करेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कंपनी के टैक्स कंप्यूटेशन में हम लोग ये सैलरी तो नहीं आ सकता, क्योंकि कंपनी को सैलरी नहीं मिलता है। ठीक है, तो कंपनी को सैलरी से इनकम नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग इस कैटेगरीज को नहीं रखेंगे। अब दूसरी बात आ गई कि इनकम फ्रॉम एचपी में क्या होता है? हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें किसी भी पर्सन का अगर कोई हाउस है, घर है, तो उसे वो रेंट पर देता है और अपने टेनेंट से जो वो अर्निंग करता है एज अ रेंट, वो उसका इनकम कैलकुलेट किया जाता है। तो कंपनी के कैलकुलेशन में यानी कंपनी के टैक्स कैलकुलेशन में बच्चों हम लोग इनकम फ्रॉम एचपी को भी
नहीं देते हैं। तो क्या बच गया? अब बच गया आपके पास इनकम फ्रॉम पीसीपीपी, इनकम फ्रॉम सीजी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी कि एक कंपनी जो आर्टिफिशियल पर्सन है वो अपना इनकम इन 3 सोर्स से जनरेट करता है। ये बात आपको बेसिकली हमको बताना था, इसलिए मैंने ज्यादा स्ट्रेस दे करके मैंने ये बात को पहले क्लियर किया। यानी कंपनी का जो इनकम है वो इन्हीं 3 सोर्स से आपका जनरेट होगा। तो आप यहाँ पर समझोगे कि जब हम लोग कंप्यूट करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ता है? यहाँ पर स्टेप 1 में आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम निकालते हैं बच्चों। एकदम ध्यान से समझेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जो है वो मैसेज में पूछ लो सकते हो, अपने जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में आप वहां पर कमेंट करके अपना प्रॉब्लम जो है वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं उन बातों को केवल लेकर के चल रही हूँ जो हमारे लिए जरूरी है। उन बेसिक पूरा मैं डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, जितना जरूरी है बस मैं वही आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा। तो जब हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स का जो है वो किसी कंपनी के कॉर्पोरेट टैक्स को कंप्यूट करते हैं, तो हमें इसी 3 सोर्स के तहत हमको अपने टोटल इनकम को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं स्टेप 2 में। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? जो इनकम है उसको हम लोग अर्निंग टैक्स का पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर टैक्स पेबल जो है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूट करते हैं। अब यहाँ पर जो बात हुई, जो टोटल इनकम हम लोग इन 3 सोर्स से कैलकुलेट कर लिए, लेकिन जो टैक्स पेबल हम लोग निकालेंगे, टैक्स कितना पेमेंट करना है, तो यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं, ठीक है। वो रूल्स को हम लोग समझ लीजिए, जो यहाँ आपको देखने को मिलेगा स्टेप 2 में। सबसे पहले क्या है कि जो टैक्स पेबल है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे रेट ऑफ टैक्स। तो वो है क्या? 29%। किस पर? तो यह टोटल इनकम के ऊपर, ठीक है। दूसरा हम लोग इसमें क्या देखेंगे? सरचार्ज। ये बच्चों ये सरचार्ज क्या होता है? देखिए आप लोग पढ़े होंगे इसके बेसिक कि सरचार्ज जो है एक लिमिट को पार करने के बाद, टोटल इनकम जब एक लिमिट को पार कर जाता है, वो लिमिट क्या है? 1 करोड़ से लेकर, सरचार्ज के बारे में अपना समझ लीजिए, 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ से ज्यादा, यहाँ पर हम लोग कर ले 1 करोड़ से ज्यादा और 3 करोड़ से कम। अगर कोई आपका अगर टोटल इनकम होता है, ध्यान रखिएगा, टोटल इनकम अगर 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम होता है, तो उस सिचुएशन में जो आपने टैक्स कैलकुलेट किया है उसका आप सरचार्ज का पेमेंट करोगे और वो रेट होगा कितना? 7%, ठीक है। इसी में अगर बात करें एबव 10 करोड़ की, अगर आपका टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो आप सरचार्ज का पेमेंट करोगे कितना? 12%। ये रेट्स कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर एजुकेशन सेस हम लोग देखेंगे, जो कि क्या, जिसका रेट क्या होगा? 4%। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि जब हम लोग टैक्स का पेमेंट करेंगे तो हमें टैक्स का रेट ऑफ टैक्स टोटल इनकम का 29% पेमेंट करना होगा, और सरचार्ज का पेमेंट अगर इस कैटेगरीज में आ रहा है तो। लेकिन एजुकेशन सेस क्या होता है? एजुकेशन सेस एक कंपल्सरी मतलब कि टैक्स है आपका। जब आप टैक्स का पेमेंट करते हो तो एजुकेशन यानी देश के विकास के लिए, आप देश के विकास में, एजुकेशन के विकास के लिए आपसे 4% टैक्स जो है वो लिया जाता है, ठीक है। ये हर जगह अप्लाइड है बच्चों, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, अब तो यहाँ पर आप समझ गए, लेकिन इसके बाद यानी कि आप देखोगे कि ये जो हमने रूल्स लिया,
यानी कि जो टैक्स पेपल का हमने जो रूल्स, आपने ये सारे रेट्स को देखा। अब इसके बाद एक चीजें जो है वो आई है क्या, मैट, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स क्या होता है इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊंगी, डिटेल से बतलाऊंगी। लेकिन आप समझ लीजिएगा कि जो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स है उस पर आप जो है वो देखोगे कि ये एक रूल्स बन करके आया कंपनीज के लिए कि आपको इस रेट से पेमेंट नहीं करना है, आपको मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स का पेमेंट करना है। ठीक है, तो इस रूल्स में आप देखोगे कि यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने ये रूल्स, ये वाला जो रेट है 29% वगैरह ये सब, तो इसको क्या कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया। हटा दिया मतलब कि इसका यूज नहीं होता, बिल्कुल नहीं, इसका यूज होता है, लेकिन क्या है, इसका कैलकुलेशन अब दूसरे ढंग से किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। यानी कि आपको देखिए बच्चों, आज का वीडियो को समझने के लिए आपको प्रीवियस वाला वीडियो देखना होगा, और उसके बाद जो अब मैं जो लेकर के आऊंगी नेक्स्ट वीडियो, जो आपका मैट का होगा, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, तब जाकर के हमारा ये कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होगा बच्चों। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग कंप्यूट करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स को, तो हमें दो स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं। पहला टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे, दूसरा जो है हम लोग टैक्स पेबल को कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हम लोग दोनों ही कैटेगरीज को देखते हैं। अब हम एक चीज और बतला दें यहाँ पर सिर्फ, कि ये जो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स है, पहले इसका रेट 18.5% था, लेकिन अब जो है आपको 15% कर दिया गया है इस मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स को। ठीक है ना। अब मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स का मीनिंग क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पर हमारा मेन जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर और एक चीज और क्या है कि जब हम मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स लगाएंगे तो हमारा सरचार्ज और एजुकेशन सेस का जो परसेंटेज है वो एट इट इज रहेगा। यानी कि हम लोग जो कॉर्पोरेट टैक्स हम लोग लगाएंगे, यहाँ पर ये जो सेक्शन हम लोग समझ लीजिए पहले, यहाँ पर 115JB एक सेक्शन जो है लाया गया। ठीक है, उस सेक्शन के तहत पहले मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो है वो 5% था, अब जो है 15% हो गया है। और ये परसेंटेज जो है वो नेट, यानी कि ये जो टैक्स लिया जाएगा वो नेट प्रॉफिट पर ना होकर के बुक प्रॉफिट पर होगा बच्चों, बुक प्रॉफिट। तो ये बुक प्रॉफिट क्या होता है, अगर मैं यहाँ बताऊंगी तो कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाएगा ये वीडियो में, जो मैं करना नहीं चाहती। तो ये बुक प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लिया जा रहा है। ये टैक्स किस पर लिया जा रहा है, ये टैक्स लिया जा रहा है आपका नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो कंपनी ने डिसाइड, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि अब हम लोग कंपनी से नेट प्रॉफिट पर टैक्स नहीं लेंगे, अब हम लोग कंपनी के बुक प्रॉफिट पर टैक्स लेंगे, जो सेक्शन 115JB के तहत आएगा, जो कहलाएगा मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। बच्चों आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर समझ कुछ ऐसी बात हो मानी जो समझने में दिक्कत आ रही हो, आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम्स है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे मैसेज पर या फिर कमेंट में पूछ लीजिएगा। और एक चीज और लास्ट में मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना कमेंट जरूर से जरूर डालिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पर केवल हम कॉर्पोरेट टैक्स ही नहीं कई और सब्जेक्ट्स के वीडियो को मैं लेकर के आऊंगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल में जुड़िए, और मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए जो भी लेकर के आऊँ वो आपके लिए बेनिफिशियल हो, जो आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही छोड़ते हैं हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।